मैं अपनी बहू के घर के पास से गुजर रही थी। सोचा अंदर चली जाऊं। तभी मैंने देखा मेरे पति की गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने खुद से पूछा। फिर मैं खिड़की के पास गई और दोनों की हरकतें देखी। मेरा संसार बिखर गया, क्योंकि लखनऊ की एक पुरानी हवेली के आंगन में शाम की धूप सुनहरी बूंदों की तरह बिखरी हुई थी। हवा में रसोई से उठती इलायची और घी की महक तैर रही थी। सुनीता मेहरा, जो कभी शहर की जानी मानी हिंदी अध्यापिका रह चुकी थी, अब अपनी रिटायर्ड जिंदगी को किताबों, पौधों और मिठाइयों के बीच शांति से जी रही थी। उनका स्वभाव बेहद शांत, स्नेहमय और सीधा था। वो हर छोटी बात में सुख ढूंढ लेने वाली और हर दुख में भगवान को देखने वाली औरत थीं। उनका पति राजीव मेहरा कभी बैंक में अधिकारी थे। वो अक्सर घर से बाहर रहते, कभी किसी काम के बहाने, तो कभी पुराने दोस्तों के नाम पर। सुनीता को इन बातों पर कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि हर रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। उनका बेटा अमित पास ही अपने छोटे से घर में रहता था, जहां उसकी पत्नी प्रिया रहती थी। वो एक तेज तर्रार और महत्वाकांक्षी वकील थी, अक्सर अपने केस और मीटिंग्स में व्यस्त रहती थी। उनकी छोटी सी पोती पूजा ही सुनीता के जीवन की रोशनी थी, जो हर सुबह आकर उन्हें गुड मॉर्निंग दादी कहकर गले लगाती थी। उस दिन दोपहर को सुनीता ने सोचा कि क्यों ना अपने हाथों से बने ताजे गुलाब जामुन अमित के घर जाकर दे आए। वो खुश थी, सोच रही थी कि पूजा को ये मिठाई कितनी पसंद है। रसोई से प्लेट उठाई, चुन्नी ठीक की और हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो मोहल्ले के मोड़ पर पहुंची, उनकी नजर अचानक एक परिचित कार पर पड़ी। वो राजीव की थी, वही काली कार जो वो हर सुबह गैराज ले जाने की बात कहकर निकलते थे। सुनीता ठिठक गई। उन्होंने सुबह ही राजीव से सुना था कि वो गाड़ी की मरम्मत कराने गैराज जा रहे हैं। फिर ये कार यहाँ अमित के घर के बाहर कैसे? उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। पहले तो उन्होंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद राजीव यहाँ किसी काम से आए होंगे, शायद अमित से मिलने। पर अगली ही पल एक आवाज आई, पर उन्होंने बताया क्यों नहीं? धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो घर के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उन्होंने खिड़की के पास जाकर हल्का सा पर्दा हटाया। जो उन्होंने देखा, उससे उनके पैर जम गए। अंदर बैठक में राजीव आराम से सोफे पर बैठे थे। उनके सामने प्रिया थी, सुनीता की बहू, अमित की पत्नी, और वो औरत जिसे उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। टेबल पर कुछ कागज फैले थे और दोनों कुछ गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। सुनीता की सांसें थम गई। उनके कानों में सिर्फ राजीव और प्रिया की आवाजें गूंज रही थी। प्रिया बोली, आपको पूरा यकीन है ना कि सुनीता जी को कुछ पता नहीं चला? राजीव हल्का हंसते हुए बोला, अरे सुनीता को क्या पता चलेगा, वो तो बस अपनी किताबों और मिठाइयों की दुनिया में खोई रहती है। उन्हें तो समझ भी नहीं आएगा कि हमारे प्लान में क्या चल रहा है। सुनीता की आंखों में आंसू भर आए। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रह गई। प्रिया की अगली बात ने उनका दिल तोड़ दिया। अब वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। अब तलाक की अर्जी डालिए, कारण लिख दीजिए, स्वभाव का मेल न होना, बाकी मैं संभाल लूंगी। कानून की भाषा में आधा हिस्सा तो पक्का आपका बनता है। राजीव बोला, लेकिन वो हवेली, वो तो सुनीता के नाम पर है। प्रिया मुस्कुराई, उसकी चिंता मत कीजिए, हम कह देंगे कि घर में सुधार के काम हुए हैं, जो आपके पैसों से हुए। मुआवजा तो बनता है। ये सुनकर सुनीता का सिर चकराने लगा। वो तुरंत पीछे हट गई, दीवार पकड़ ली और कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला। धीरे से वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और उनकी हर बात को रिकॉर्ड करने लगी। उनका दिल टूट चुका था, पर भीतर एक नई आग जल चुकी थी, सच का सामना करने और खुद को बचाने की आग। जब वो बाहर लौटी तो रसोई में रखे गुलाब जामुन वैसे ही ठंडे पड़े थे। वो बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिमाग अब साफ था। वो अब वही पुरानी मासूम सुनीता नहीं रही। रात को उन्होंने अपनी बहन मीना देसाई को फोन लगाया। मीना ने सब सुना और बोली, सुनीता अब रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत जुटाओ, संयुक्त खाते ब्लॉक करवाओ, और सबसे जरूरी बात, राजीव को ये मत पता चलने देना कि तुम्हें सब मालूम है। उस रात सुनीता ने अपनी अलमारी खोली। पुराने दस्तावेज, घर की रजिस्ट्री, माँ की वसीयत, बैंक पासबुक, सब एक एक करके टेबल पर रखे। वो पूरी रात जागती रहीं। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन नजरें मजबूत थीं। सुबह जब राजीव ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आई, तो सुनीता ने शांत स्वर में कहा, थोड़ी तबीयत भारी थी, पर अब ठीक हूँ, और मुस्कुरा दी। आने वाले दिनों में सब कुछ सामान्य लिखने लगा। सुबह पूजा, नाश्ता, राजीव के लिए वही चाय, वही मुस्कान। पर अंदर से सुनीता अब एक ठंडी रणनीति बना रही थी। उन्होंने एक डायरी शुरू की, जिसमें राजीव के हर झूठ को, हर बहाने को, हर तारीख और समय के साथ दर्ज करने लगी। कब वो मरे हुए दोस्त के घर गए, कब देर रात लौटे, कब फोन पर किसी से फुसफुसाकर बात की, सब कुछ लिखती, बिना किसी भाव के। हर रात जब राजीव सो जाता, वो खिड़की के पास बैठकर खुद से कहती, अब ये कहानी मेरे लिखने की है,
दिन बीतते गए, पर सुनीता के मन में उस दिन की बातें हर रात जैसे कोई पुरानी फिल्म बनकर दोहराई जाती थी। वो बाहर से सामान्य दिखती, पर भीतर एक तूफान पल रहा था। वो जान चुकी थी कि जिस इंसान को उन्होंने पूरी जिंदगी का साथी माना, वो किसी और के साथ मिलकर उनके जीवन की नींव हिलाने की योजना बना रहा है। अब उनका हर कदम सोचा समझा था। वो अपनी दिनचर्या वैसे ही रखती, पूजा, झाड़ू, पौधों को पानी देना और नाश्ता बनाना, पर दिमाग हर वक्त चौकस रहता। हर बात, हर शब्द, हर हरकत अब उनकी निगरानी में थी। एक दिन जब वो अचानक अमित के घर पहुंची तो दरवाजे पर वही मासूम आवाज गूंजी, दादी। पूजा भागती हुई आई और उनके गले लग गई। सुनीता मुस्कुराई, लेकिन अंदर का दर्द अब भी सुलग रहा था। वो अंदर बैठी तो प्रिया वहां नहीं थी। उन्होंने प्यार से अन्याय के बालों में हाथ फेरा और पूछा, बेटा, तुम्हारे दादाजी आते हैं ना कभी? पूजा ने सहजता से कहा, हाँ दादी, पर वो तभी आते हैं जब पापा घर पर नहीं होते। फिर मासूमियत से बोली, वो और मम्मी बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं, जैसे किसी को सुनाना नहीं चाहते। सुनीता के हाथ हल्के से कांप उठे, पर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखी। उस छोटी बच्ची को क्या पता था कि उसने अपनी दादी को एक और सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उस रात सुनीता बहुत देर तक छत पर बैठी। हवा ठंडी थी, पर उनके अंदर गुस्से की ज्वाला सुलग रही थी। वो खुद से बोली, अब मुझे सिर्फ यकीन नहीं, सबूत चाहिए। कुछ दिन बाद स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में पूजा की टीचर ने सुनीता को एक ड्राइंग दिखाई। उस चित्र में एक बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी। उसके आंसू उसके गालों तक बहे थे और पीछे एक घर था जिसमें दो लोग हंस रहे थे। टीचर ने बताया, पूजा ने कहा कि उसकी दादी अब यहाँ नहीं रहेंगी। सुनीता उस पल अंदर तक कांप गईं। उन्होंने चित्र को ध्यान से देखा। वो बूढ़ी औरत वहीं थी। पूजा की मासूम कला ने उनकी सच्चाई उकेर दी थी। अब उन्होंने फैसला कर लिया, अब खेल उसी की चाल में जीतना है। अगले दिन वो बाजार गईं और एक छोटा डिजिटल रिकॉर्डर खरीदा। घर लौटकर उन्होंने उसका इस्तेमाल सीख लिया। अब उनके पास एक नया हथियार था, सच्चाई को कैद करने वाला। उन्होंने एक योजना बनाई, फोन उठाया और प्रिया को कॉल किया। आवाज में वही अपनापन था जो हर सांस में होता है। प्रिया बेटा, पूजा का जन्मदिन पास है, सोचा इस बार हम दोनों मिलकर पार्टी रखें। प्रिया थोड़ी हैरान हुई पर बोली, जी मम्मी जी, जैसे आप कहें। अगले दिन सुनीता गुलाबों का गुच्छा और मिठाई का डिब्बा लेकर प्रिया के घर पहुंची। बैग में रिकॉर्डर चालू था, जो हर शब्द सहेज रहा था। चाय की प्याली के साथ बातचीत शुरू हुई। सुनीता ने बड़ी सहजता से कहा, प्रिया, अगर किसी औरत को कभी पता चले कि उसका पति किसी और के साथ है तो उसे क्या करना चाहिए? प्रिया, जो खुद एक वकील थी, बिना ज्यादा सोचे बोली, सबसे पहले सबूत जुटाने चाहिए मम्मी जी, और किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए। अगर घर पति के पैसों से सुधारा गया हो तो मामला और मजबूत बनता है। सुनीता ने आखिरी घूंट लिया, मुस्कुराई और बोली, सही कहा तुमने, सबूत ही सबसे बड़ा हथियार है। बैग में रखा रिकॉर्डर बंद हुआ, पर सुनीता का खेल अब शुरू हो गया था। अगले कुछ दिनों में उन्होंने हर बात को जोड़ना शुरू किया। बैंक स्टेटमेंट्स, प्रिया और राजीव की बातचीत की ऑडियो और उनके मिलने जुलने के समय। धीरे धीरे उनके पास इतना मजबूत सबूत था कि कोई भी अदालत उसे झूठ नहीं कह सकती थी। फिर वो अपनी बहन मीना की सलाह पर एक नामी वकील डॉक्टर अर्जुन बंसल से मिली। उन्होंने फाइल टेबल पर रखी और पूरी कहानी सुनाई। बंसल कुछ देर तक चुप बैठे रहे, फिर बोले, सुनीता जी, मैंने कई केस देखे हैं, पर इतना सटीक सबूत किसी ने नहीं जुटाया। आप ना सिर्फ मजबूत हैं, बल्कि बेहद बुद्धिमान भी हैं। सुनीता ने शांत स्वर में कहा, जब दिल टूटता है तो दिमाग खुल जाता है। बंसल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बस सही वक्त का इंतजार कीजिए। 2 दिन बाद सोमवार की सुबह राजीव और सुनीता के संयुक्त बैंक खाते अचानक ब्लॉक हो गए। राजीव बैंक पहुंचा, पर कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा शायद सिस्टम में कोई गलती है। अगले दिन जब प्रिया घर आई तो बैठक में सुनीता ने एक बड़ी फाइल टेबल पर रखी। आवाज में दृढ़ता थी, प्रिया बेटा, जरा ये देखो। प्रिया ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर बैंक से निकाले गए 600 रुपए की एंट्री थी, दूसरे पर गेस्ट हाउस की रसीद, तीसरे पर एक नए अपार्टमेंट की पेमेंट स्लिप और आखिरी पन्ने पर वही ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट जिसमें प्रिया और राजीव की बातचीत थी। प्रिया का चेहरा सफ़ेद बढ़ गया। सुनीता ने कहा, मैं अध्यापिका रही हूँ, जिंदगी भर बच्चों को सिखाया कि झूठ कब फिसलता है। अब वक्त आ गया था खुद उस परीक्षा में उतरने का। उसी वक्त राजीव घर में दाखिल हुआ। सुनीता ने शांत स्वर में कहा, राजीव, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, इस घर से सिर्फ अपना सामान लेकर चले जाओ और तलाक के कागजों पर साइन करो। दूसरा, अदालत में सच का सामना करो। राजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ बोलता उससे पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। वो थे डॉक्टर अर्जुन बंसल। उन्होंने अंदर आते ही कहा, सुनीता जी, मैंने प्रिया शर्मा के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी है। धोखाधड़ी और गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग का मामला है। राजीव के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से कागज पर साइन कर दिए। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर अब देर हो चुकी थी।
कुछ हफ्तों बाद हवेली में फिर शांति लौट आई। सुनीता पहले से भी अधिक शांत थी। अमित ने मां के साथ रहने का फैसला किया। प्रिया का वकालत का लाइसेंस रद्द हो गया और राजीव किसी को कुछ बताए बिना शहर छोड़ गया। 6 महीने बाद हवेली के पिछवाड़े वाले कमरे में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। सुनीता ने वहां एक छोटा सा क्लासरूम बना लिया था, जहां वो बच्चों को हिंदी पढ़ाती, कहानियां सुनाती और जीवन के सबक बांटती। अब वो सिर्फ किसी की पत्नी या सास नहीं थी, वो अपनी कहानी की लेखिका बन चुकी थी, आजाद, मजबूत और आत्मनिर्भर। एक दिन पूजा ने पूछा, दादी, क्या आप दुखी हैं कि दादाजी चले गए? सुनीता मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अब इस घर में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। धोखा इंसान को तोड़ता नहीं, उसे पहचान देता है। पूजा मुस्कुरा दी और सुनीता ने धीरे से कहा, अब ये अध्याय खत्म नहीं हुआ है, बस नया जीवन शुरू हुआ है। वो आसमान की ओर देखती, जहां सूरज की पहली किरण उनके चेहरे को छू रही थी। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि अब वो जानती थी, कभी कभी अंत ही सबसे सुंदर शुरुआत होता है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।